नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में अम्लीयता के विषय में पूरी तरह जान लिया था कि अम्ल में क्या क्या तत्व होते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद हमारी बारी थी क्षारीयता की। हम क्षार में जानेंगे बेसिकली क्षार में क्या क्या होता है, ठीक है। आइए क्षार के विषय में जानते हैं। तो क्षार में जैसे कि अम्ल में बताया कि उसका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब 7 से नीचे का होगा, और क्षार में पीएच मान 7 से ऊपर 14-13 तक होता है आपका, और ऊपर हो सकता है। अब इसी प्रकार से क्षार की अगर हम बात करें तो उसके डिफिनेशन में जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। ध्यान सुनिए कि क्षार का जो स्वाद होगा आपका वो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। कड़वा मतलब जैसे मिर्ची होती है आपकी, तो देखिए कितनी तीखी होती है, कड़वी होती है, उसी प्रकार से। तथा जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH की पावर माइनस आयन देते हैं। अर्हेनियस संकल्पना इसी को बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि अर्हेनियस संकल्पना किसे कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए लाइन बाय लाइन इम्पोर्टेंस आपको देखनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे। सभी क्षार भस्म क्षारक होते हैं, लेकिन सभी भस्म वो क्षार नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि सभी जो क्षार होते हैं वो भस्म होते हैं या क्षारक होते हैं, लेकिन सभी भस्म वो क्षारक के, वो सभी जो भस्म होते हैं वो क्षार हैं या नहीं, ये डिसाइड नहीं कर सकते आप, या उस कैटेगरी में नहीं आते। क्षारकों के प्रकार की बात करें तो प्रबल क्षारक होता है। ये ऐसे क्षारक होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। पूर्ण मतलब कंप्लीट की बात कर रहा है, जैसे KOH NaOH। ये दुर्बल क्षारक की बात करें तो ऐसे क्षारक होते हैं जो जलीय विलयन में आंशिक, कंप्लीट नहीं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होते हैं, या क्षारक पूर्णतः आयनित भी हो सकते हैं और अंशतः आयनित भी हो सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं जब नहीं याद हो तब। क्षारकों की अम्लता की अगर हम बात करें तो क्षारों में मौजूद हाइड्रोक्सिल, क्षारों में मौजूद हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या में मौजूद अम्लीयता को प्रदर्शित करती है। ध्यान सुनिए, क्षारों में मौजूद हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या क्षारों में मौजूद अम्लीयता को प्रदर्शित करती है। उसके बाद कहा गया है पहले पॉइंट में कि एक अम्लीय क्षारक अगर हम बात करें उसमें क्या होता है, तो वे क्षारक जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन होता है। दो अम्लीय क्षारक क्या होते हैं, वो जिसमें दो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। त्रिअम्लीय क्षारक क्या होता है, वे क्षारक जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। उसके बाद ये कह रहा है KOH NaOH से प्रबल क्षारक तथा अमोनिया जल से प्रबल क्षार है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है KOH NaOH से प्रबल क्षार तथा अमोनिया जल से प्रबल क्षार है। अमोनिया जो है वो जल से प्रबल क्षार है। अब आगे देख लीजिए, क्षार में पीएच स्केल की बात करते हैं तो पीएच पैमाना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यह पैमाना किसी भी पदार्थ की उदासीनता, अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करने या मापने की इकाई है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मोल लीटर का ऋणात्मक लघु गणक है। इस पैमाने को विकसित करने का श्रेय सारेसन्स को जाता है। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा हिंदी की, जैसे कि मैंने बताया है, कहीं कहीं की बहुत कम ही मिस्टेक है, लेकिन कहीं कहीं वो थोड़ा थोड़ा हो जाती हैं, लिखी हुई नहीं होती हैं। इस पैमाने में 0 से 14 तक संख्याएं होती हैं। 0 से 6.9 तक पदार्थ अम्लीय, जैसा कि पहले बता चुके हैं। 7 होने पर उदासीन तथा 7.1 से 14 के बीच पदार्थ क्षारीय अवस्था, कड़वी अवस्था में होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से पीएच मान कम होने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जबकि पीएच मान ज़्यादा होने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
वही लिखा हुआ है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों के पीएच मान जैसे कि मैंने वैसे बता तो दिया है, लेकिन हो सकता है एक बार और बता दिया जाए। ठीक है, एक बार और बता दिया जाए। ठीक, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान जो होता है 0.5 होता है। बैटरी का जो मान होता है वो 0.5 होता है। आत्र रस का जो होता है 1.4 होता है। नींबू का 2.4 होता है। सिरका 3 होता है। टमाटर का 4.2 होता है। कॉफ़ी का 4.9 से 5 होता है, या जलवाष्प का 5.5 होता है। मूत्र का 6 से 6.5 तक होता है। इसी प्रकार से दूध का 6.4 होता है, ये पहले बता चुके हैं। शुद्ध जल का 7 होता है। लार का 7.2 होता है जो कि क्षारीय होती है। मानव रक्त भी क्षारीय होता है 7.4। आंसू जो होता है वो 7.4 वो भी क्षारीय होता है। अंडा 7.8 वो भी क्षारीय होता है। घरों में प्रयुक्त अमोनिया 11.5 ये भी। चूना 13%, और उसके बाद कास्टिक सोडा 14, ये सब क्षार में आते हैं आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग चाहें तो रख सकते हैं और एक कॉपी में बनाकर इसको अपने स्टडी टेबल के सामने रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, लवण की बात करते हैं। अम्लों तथा क्षारों के उदासीनीकरण से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। जैसे HCl अम्ल प्लस NaOH क्षार मिलकर क्या बना सकते हैं? NaCl लवण प्लस H2O जल बनाएंगे। प्रबल अम्ल के प्रबल क्षार द्वारा उदासीनीकरण पर 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कह रहा है कि जब प्रबल अम्लों के प्रबल क्षार द्वारा उदासीनीकरण पर 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह याद रखिएगा। यदि अम्ल या क्षार या दोनों दुर्बल हों तो 13.7 या 13.7 किलो कैलोरी से कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ तो उसके बराबर हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है उसके नीचे ही होगी, क्योंकि कुछ ऊर्जा दुर्बल अम्ल या क्षार के आयन भी प्रयुक्त होते हैं। लवणों का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो साधारण लवण होते हैं आपके। अम्लों और क्षारों की उदासीनीकरण अपक्रिया के कारण बने हुए अम्ल साधारण अम्ल कहलाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो साधारण लवण होते हैं वो बेसिकली अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण के द्वारा जो बने होते हैं। जैसे मान लीजिए अम्ल है आपका, एक तरफ क्षार है आपका, दोनों उदासीन हैं, तो वहाँ पर साधारण लवण बनेगा आपका। या अम्लीय धनायनों या ऋणायनों में आयनित हो जाते हैं, जैसे NaCl KCl। ये अम्लीय लवण क्या होता है? वे लवण जिनमें विस्थापनशील H⁻⁻ परमाणु होते हैं उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। ऐसे लवण अपूर्ण उदासीनीकरण अपक्रिया द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अपूर्ण मतलब जो कि पूर्ण उदासीकरण में नहीं आते हैं। क्षारीय लवण की अगर हम बात करें, क्षारीय लवण तो ऐसे लवण जिनमें विस्थापनशील OH, बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्षारीय लवण में OH होता है, और जबकि अम्लीय लवण में O⁻⁻ होता है। ठीक है, क्षारीय OH परमाणु होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षारीय लवण कहते हैं। क्षारीय लवण अपूर्ण उदासीनीकरण अपक्रिया द्वारा भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि अम्लीय लवण होते हैं। संकर लवण क्या होता है? ऐसे लवण जो जल में घुलने पर भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, संकर लवण कहते हैं। उसके बाद द्विक लवण होता है। ऐसे लवण जिनके केवल एक अणु में दो साधारण लवण क्रिस्ट अवस्था में होते हैं। क्रिस्ट क्या हो सकता है? क्रिस्ट का मतलब क्रिस्ट साधारण लवण, क्रिस्ट मतलब ठोस भी हो सकता है। ठीक, किस अवस्था में? क्रिस्ट अवस्था में ज्वाइंट जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अवस्था में होते हो, उन्हीं को कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब आ जाइए, लवण में कुछ बेसिक चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे धवन सोडा है आपका। रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O है। ये इसका फार्मूला है एक प्रकार से। ठीक है, ये इसका फार्मूला है।
इसे कांच, साबुन, कागज उद्योग में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन बनाती है, हमेशा यहाँ से एक पॉइंट उठाएगी ही उठाएगी, किसमें क्या मिला होता है। जैसे बता रहा है ना, इसे कांच, साबुन, तो कांच में धवन सोडा होता है कि नहीं ये पूछ लेगा। कागज उद्योग में जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा की बात करें तो रासायनिक रूप से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 की बात कर रहा है। इसका फार्मूला होगा, जब दुर्बल खाद्य अम्ल जैसे टारटरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो इसे ब्रेकिंग पाउडर कहते हैं। और इसका प्रयोग ब्रेड या केक हो हल्का या मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। इसे प्रति अम्ल या अग्निशमक के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। विरंजक चूर्ण की अगर हम बात करें, विरंजक चूर्ण की बात करें तो रासायनिक रूप से इसको जो कहा जाता है वो CaOCl या Cl या फिर CaOCl2 ये कहा जाता है। कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, लकड़ी के विरंजन में तथा सूत और लेलिन के विरंजन में प्रयुक्त किया जाता है। पेयजल के साधन में या शोधन कह सकते हैं, बेसिकली ये यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, मात्रा मिसिंग है। पेयजल के शोधन में में लाया जाता है। विरंजक चूर्ण का pH मान जो होता है 10.5 pH होता है, मतलब कि वो क्षारीय होता है। ठीक है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। तो रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 ट्वाइस 1/4 H2O है। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं CaSO4 उसके बाद फिर 1/4 H2O ये है, जिसमें इसमें जिप्सम CaSO4 2H2O को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। एक सफ़ेद चूर्ण है जिसे जल में मिलाने पर एक कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम परिवर्तित हो जाता है। टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में, खिलौने तथा सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को सॉफ्ट बनाने में प्रयोग इसका किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बेसिक साइंस की हैं। मान के चलिए कि थोड़ा साइंस से लिंकअप है इन्वायरमेंट का, तो बेसिक मान सकते हैं आपकी ये साइंस के कुछ पोर्शंस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप हाई स्कूल या इंटर में आपने साइंस पढ़ी हो, बहुत लोग तो ग्रेजुएशन में चलिए मान लीजिए ले के रहते हैं, लेकिन कोई 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से, तो हो सकता है उसको याद ना रहा हो, तो उसके लिए भी इसका समावेश किया गया है ताकि एक बेस आपका क्लियर होता चले। ठीक है। अब अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो निर्जलीय अवस्था में सफ़ेद होता है तथा जलयोजित अवस्था में नीला होता है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि निर्जलीय अवस्था में सफ़ेद होता है, बिना जल की बात कर रहा है तो अवस्था में से सफ़ेद होगा, और जब जल के साथ मिल जाएगा तो उसकी अवस्था में नीला हो जाता है। और इसी की जलयोजित अवस्था अर्थात CuSO4 5H2O को नीला थोथा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपने इंटर में पढ़ी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज़ें इंटर में पढ़ी होंगी, लेकिन कभी कभी यूपीएससी यहाँ से पूछ सकता है नीला थोथा। ये स्टेट एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। नीला थोथा का फॉर्मूला नीचे रख देते हैं। एसएससी या रेलवे के एग्जामों में अक्सर ये क्वेश्चन आजकल आते जाते रहते हैं। इसका प्रयोग अगर हम बात करें जल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। चूना की अगर हम बात करें तो रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे बिना बूझा चूना भी कहा जाता है। अगर इसके प्रयोग की बात की जाए तो सीमेंट, कांच आदि के निर्माण, अमोनिया व अल्कोहल को सुखाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अब कौन सा टॉपिक है आपका, संक्रमणकालीन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अभी तक हमने यहाँ तक में पूरा आपको कॉपर सल्फेट, चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद विरंजक चूर्ण, उसके बाद आपका ब्रेकिंग सोडा या खाने का सोडा, धवन सोडा, और उसके पहले हमने लवण, उसके पहले हमने अम्लीय, क्षारीय, ये सारी चीज़ें यहाँ तक खूब अच्छे से डिस्कस की। और एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वो एक चैप्टर ही था अम्लीयता वाला, कि अम्लीयता का प्रभाव क्या होगा, उसके ऊपर शोध क्या क्या हुए हैं, उसके बाद अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हम डिस्कस कर सकते थे, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब कर ली हैं। स्टेट एग्जामों में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में कहाँ पे क्वेश्चन उठाकर किस स्टेटमेंट को रख सकता है या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
अब इसके बाद है संक्रमणकालीन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। हम पूरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जल के अंदर या ऊपर होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में जानेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि एक फ्रेश लेक्चर से अगर आपको ये पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए मिलिए नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें स्टार्ट करेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।